मैं कांग्रेसी हूँ, जन्म से कांग्रेसी हूँ, जब से कांग्रेस को जानती थी तब से कांग्रेसी हूँ। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति धनबल के जरिए राजनीति में आते हैं वो पब्लिक से कनेक्ट नहीं हो पाते, जो धरातल की समस्याएं होती है, जो जनता की समस्याएं होती हैं, वो उन तक पहुंच नहीं पाती कहीं ना कहीं, और आपसे ये बात जोड़ी जा रही है अक्सर। कमियां बहुत सारी ऐसी हैं जो हमारे चौमू को अभी बहुत इमीडिएट ज़रूरत भी है। अगर मैं मेरे क्षेत्र के लिए देखूं तो हेल्थ और एजुकेशन मेरा फोकस रहेगा। सबसे पहला जैसे पानी, यूथ एम्पावरमेंट। जो फीमेल्स हैं वो रिमोट से कंट्रोल होती है, जैसे कि सरपंच होती है तो उसका सरपंच वो सिर्फ नाम की सरपंच होती है, और जो सारा काम काज होता है वो उसका हस्बैंड, फादर या जो भी है वो संभालते हैं। आपके साथ भी ऐसा कुछ है? जो लेटेस्ट महंगाई राहत कैंप्स हैं, तो जो बिल्कुल अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक इन चीज़ों का फ़ायदा पहुंच रहा है। हमें ये विरोध हुआ था उस बिल का, उस समय क्या आप विरोध में शामिल थे या फिर अपनी पार्टी के नेताओं के साथ थी, पार्टी के साथ थी? मैं इस बात को छुपाना नहीं चाहूँगी, मैं विरोध में शामिल थी। रामलाल जी शर्मा भी यूथ हैं और वो भी कहते हैं कि यूथ के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो सर मैम आपको क्यों चुनेंगे लोग? मैम मेडिकल फील्ड ऐसा है कि सेवा का ये क्षेत्र है, लेकिन लोगों ने इसको एक धंधा बना लिया, सिर्फ पैसे कमाना यहाँ से चाहते हैं। और लॉकडाउन में अब हमने खूब देखा कि खूब कालाबाजारी भी, ऑर्गन्स की ब्लैक मार्केटिंग भी हुई थी। उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो सिर्फ कालाबाजारी कर रहे हैं, खूब पैसा छाप रहे हैं, सिर्फ सेवा करने का कोई उद्देश्य नहीं उनका? हमने 6 महीने लगातार हॉस्पिटल में रह के काम किया, सिंगल डे हमने छुट्टी नहीं ली उस पीरियड में। कांग्रेस में भी उठापटक चली हुई है, विधायक भी गुटों में बटे हुए हैं और उनके कार्यकर्ता हैं वो भी गुटबाजी में भी बटे हुए हैं, गुटों में बटे हुए हैं। तो आपसे पूछो, आप कौन से गुट से आते हैं? पायलट गुट से हैं, गहलोत गुट से? ये है एक जर्नलिस्ट का मसालेदार सवाल। तो इसमें ऐसा है, अपने वोट को बहुत सोच समझ कर दें, कोई भी बहकावों में आकर नहीं दें, अपनी आँख कान सब खुली रखें, और जो लगता है आपको कैंडिडेट और पार्टी कि आपका विकास में वो लोग ज़रूर आपके लिए आगे रहेंगे और पूरे 5 साल आपके लिए काम करेंगे, तो उनको आप ज़रूर वोट दें। नमस्कार, मैं रितेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का द उड़ान 7-7 में। आज की खास मुलाकात पीसीसी प्रदेश सचिव डॉक्टर शिखा मिली बराला के साथ चौमू से विधायक की दावेदारी पेश कर रही हैं ये, और कई सवाल इनसे जुड़े हुए हैं जो जनता के बीच है, जनता भी जानना चाहती है, हम भी आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्कार मैम, स्वागत करता हूँ आपका द उड़ान 7-7 में। नमस्कार, थैंक यू रितेश। मैम सबसे पहले आपका परिचय हम जानना चाहेंगे, आप शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? आप मील, बराला, चौमू नाम लगाते हो, तो सबके बारे में बताएं मैम आप। मैं वैसे झुंझुनू मेरा पीहर है, वहाँ डॉक्टर महावीर सिंह मील हैं, फिजिशियन हैं, उनकी बेटी हूँ मैं। और स्कूलिंग मेरी सारी झुंझुनू बगड़ से हुई। बगड़ एक शिक्षा नगरी के तौर पे जाना जाता है, पिरामल एंड ऑल। और उसके बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन हुआ, MBBS। अहमदाबाद BJ मेडिकल कॉलेज से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन गायनेकोलॉजी में, एंड फिर वहीं से 1 साल की फेलोशिप। डॉक्टर विनीत मिश्रा हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज्ड एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनके अंडर मेरी फेलोशिप हुई। करीबन 10 साल पहले मैंने चौमू में मेरी जो प्राइवेट प्रैक्टिस है बराला हॉस्पिटल, वहाँ पे ज्वाइन किया। पूरा नाम इसलिए क्योंकि जो पीछे से मुझे विरासत मिली है उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। वो मील है? यस, वो मील हैं, डॉक्टर महावीर सिंह मील, उनकी बेटी हूँ मैं। बराला मेरा ससुराल है, तो दोनों विरासतों को मैं साथ में लेना चाह रही थी, इसलिए। तो राजनीति में आने का मूड कैसे बना आपका? राजनीति आने का मूड नहीं होता, मुझे लगता है ये संयोग होता है। तो जैसे मैंने बताया 10 साल पहले मैंने यहाँ पे मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट करती थी, और मुझे महिलाओं से मिलके लगा कि बहुत सारी अभी भी समाज में कुरीतियाँ हैं, और फीमेल हेल्थ के लिए इतनी अवेयरनेस नहीं है, गर्ल्स एजुकेशन के लिए इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो करीब 2017 से मैंने सोशल फील्ड में भी काम करना शुरू किया, फीमेल हेल्थ, विमेंस एजुकेशन, उसको प्रमोट करने के लिए, यूथ एम्पावरमेंट के लिए। तो पहले हमने एक स्पर्श अभियान था, उससे जुड़े हम गुड टच बैड टच स्कूल्स में जाना शुरू किया, और पता लगा कि समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम सुधार सकते हैं। ज़रूरी नहीं पहले हमें गवर्नमेंट पे डिपेंड करना पड़े, तो उसको अपने लेवल पे जो भी हम कर सकते थे। धीरे धीरे लगा कि अगर हमें बेटर प्लेटफॉर्म मिलता है, लोग हमें इस चीज़ के लिए बोलते हैं हाँ आपको कुछ करना चाहिए, तो शायद राजनीति उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सेवा करने के लिए। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति धनबल के जरिए राजनीति में आते हैं वो पब्लिक से कनेक्ट नहीं हो पाते, जो धरातल की समस्याएं होती है, जो जनता की समस्याएं होती हैं, वो उन तक पहुंच नहीं पाती कहीं ना कहीं, और आपसे ये बात जोड़ी जा रही है अक्सर। आपके क्षेत्र से कई लोगों से बात सुनने में मिली, इस बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, अगर आप धरातल पे लोगों से पूछेंगे कि धन और बल इसमें कितना योगदान है, तो मेरे ख्याल से आपको सही जवाब भी मिलेगा कि 10 साल मैंने यहाँ पे मेहनत की है, 15-20 हज़ार से ज़्यादा यहाँ पे
परिवारों से जुड़ी हूँ, क्योंकि जो हमारा फील्ड है गायनेकोलॉजी, वो लोगों को खुशियाँ बांटने का है। जो लोग हमारे पास आते हैं, डिलीवरी कराते हैं, उनको एक बच्चा मिलता है तो वो हमसे इमोशनली, हम भी उनसे जुड़ते हैं, वो भी हमसे जुड़ते हैं। और धीरे धीरे जो हमने सोशल रिफॉर्म का काम किया, उसके ज़रिए भी तो हो सकता है कुछ लोग हमसे खुश नहीं हो, क्योंकि हम शायद 100% लोगों को खुश नहीं कर पाएँ, पर मेरे को पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने मेहनत देखी है, हमारा कंट्रीब्यूशन देखा है सोशल सर्विस में और चोमू के मेडिकल फील्ड में या हर तरीके से, वो इस चीज़ को नकारेंगे। अक्सर ऐसा महिलाओं के लिए कहा जाता है कि जो फीमेल्स हैं वो रिमोट से कंट्रोल होती है। जैसे कि सरपंच होती है तो उसका सरपंच, वो सिर्फ नाम की सरपंच होती है और जो सारा काम काज होता है वो उसका हस्बैंड, फादर या जो भी है वो संभालते हैं। आपके साथ भी ऐसा कुछ है? जो भी कहा जाता है उसको हम जल्दी प्रूव करेंगे कि वो गलत है। और विमेन एम्पावरमेंट का जो नारा हम आगे लेकर चल रहे हैं, उसे हम ज़रूर लोगों के सामने लाएंगे कि हाँ, ये महिला है, ये हमें लीड कर सकती है, या ये हमारे काम कर सकती है, हमारे समाज को आगे ले जा सकती है, हमारे क्षेत्र को आगे ले जा सकती है। ये आपको भी सुनने को मिलेगा ज़रूर। और ऐसा रिमोट कंट्रोल वाली जहाँ तक बात है, तो वही जैसे मैंने कहा कि शिक्षा का अगर अभाव होगा और आप सीट को रिजर्व कर देंगे, तो एक शिक्षित महिला जितना अच्छा लीड कर सकती है, वो एक जो ग्रेजुएट नहीं है या फिर जो इलिटरेट महिला, वो नहीं कर पाएगी। तो किसी ना किसी को उसके घर में लीड लेनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है, रिमोट कंट्रोल्ड है। मेरे हस्बैंड हैं जो न्यूरोसर्जन हैं, पूरी तरह से फील्ड का काम, सारा लोगों से मिलने जुलने का काम मैं ही देख रही हूँ। डॉक्टर साहब पूरी तरह से हॉस्पिटल में डेडिकेटेड हैं। सही है मैम। अक्सर ये जो होता है ना, राजनीति में आप आए हैं तो आप तो सशक्त महिला हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन सर आप कुछ मैम ऐसा करने का इरादा रखती है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ अपने क्षेत्र में? बिल्कुल, मेरा विजन यही है, विमेन एम्पावरमेंट। और सिंस मैं मेडिकल फील्ड से जुड़ी हूँ, तो मुझे लगता है कि महिला स्वास्थ्य और महिला शिक्षा, ये दो ऐसी बेसिक चीज़ हैं जो विमेन एम्पावरमेंट का आधार हैं। तो हम उसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि महिलाओं में हम तो यहाँ देखते हैं घूंघट प्रथा भी है। बिल्कुल। तो उसके लिए भी हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि ठीक है, जिन लोगों की ज़िंदगी उसमें निकल गई है, जो अब सास हैं या फिर दादी सास हैं, उनकी निकल गई, पर आप अपनी बहुओं को एटलीस्ट उस प्रथा से दूर करिए। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। अगर इसमें बहुत सारे सैकड़ों वर्ष लगे हैं पीछे जाने में, तो कुछ सैकड़ों, कुछ दशक भी हमें लग सकते हैं आगे महिलाओं को आगे लाने में। पर जैसे आप देखें, अगर पूरे देश के तौर पे भी देखें, तो महिलाओं की स्थिति पहले से सुधरी है, पर इंटीरियर्स में जाएं तो उनकी स्थिति अभी भी काफ़ी ख़राब है। तो वहाँ तक हम पहुँच रहे हैं, पहुँचेंगे आगे भी। मैम, आप चोमू विधानसभा क्षेत्र से आती हैं, रामलाल जी शर्मा विधायक हैं, यहाँ पे तीसरी बार विधायक हैं, 3 कार्यकाल उनके हुए। किस तरह से देखती हैं, क्या विकास हुआ है चोमू में? देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि आएगा तो विकास का नारा ही लेकर चलता है, और विकास चोमू में हुआ भी है। अगर हम सिर्फ राजनीतिज्ञ के तौर पे ये सोचें कि हम किसी की सिर्फ कमियों को गिनाएं, वो अलग है। मेरी जो सोच है, मेरा विजन है, वो है सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ना। ये नहीं कि किसी ने क्या नहीं किया, हम इस चीज़ को आगे लाना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और हम किस तरीके से विकास को आगे ले जा सकते हैं। हर किसी के कार्यकाल में कुछ कमियां भी रहती हैं, कुछ उनके पॉजिटिव पॉइंट्स भी रहते हैं। तो हम किसी के भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, चाहे वो हमारी पार्टी का है, चाहे वो विरोधी विपक्षी पार्टी का है, हम उनको डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे। और हम क्या कर सकते हैं उसके लिए मैं बात करना ज़्यादा पसंद करूँगी, ना कि किसी ने क्या नहीं किया। ये मुद्दे क्या होंगे आपके चुनाव में? आप जाएंगी जनता के बीच, तो किस मुद्दे पे आप वोट मांगेगी? कमियां तो आपको गिनानी पड़ेगी कि वो उन्होंने नहीं किया, वो मैं करूँगी, ऐसा क्या होगा? कमियां बहुत सारी ऐसी हैं जो हमारे चोमू को अभी बहुत इमीडिएट ज़रूरत भी है। सबसे पहला तो ये कि चोमू से फल सब्जियां पूरे राज्य भर में नहीं और राज्यों में भी जाती थी। आज वही चोमू पीने के पानी को तरस रहा है। तो अगर हमारे पास यहाँ पानी नहीं है, जहाँ हमारी सारी इकोनॉमी हमारे चोमू की उस पर डिपेंड करती थी, वही नहीं है, तो हमारा जो आर्थिक स्तर है वो बिल्कुल लोगों का गिरेगा। तो सबसे पहला हमारा जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा पानी का। अभी जो एमपीज़ हैं, सारे बीजेपी से एमपीज़ हैं, वहाँ पर हमारे जल संसाधन मंत्री भी हैं, लेकिन जो हम सोच रहे थे कि हमारे तक जो योजनाएं आनी चाहिए, ERCP योजना जो क्रियान्वित होनी चाहिए, यहाँ पे
हमारे पास पीने का पानी हो, सिंचाई का पानी हो, नदियों से हमारे पास पानी आए, वो चीज़ नहीं आ रही है, जबकि चौमू को इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहला मुद्दा हमारा रहेगा कि हमारे पास सिंचाई का पानी आए, पीने का पोर्टेबल वाटर आए, सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा। दूसरा रहेगा, जैसे मैंने बोला कि मैं खुद एक महिला हूँ, तो महिला सशक्तिकरण, महिला एजुकेशन, एजुकेशन चाहे महिला की हो चाहे, लेकिन हम टोटली एजुकेशन और स्वास्थ्य पे हम ज़रूर फोकस करेंगे, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान तो सबके पास मिलता है आजकल, हो ही जाता है। और सरकारी योजनाएं, कांग्रेस ने इतनी कल्याणकारी योजनाएं अभी दी हैं कि वो चीज़ें उस पर काफ़ी कवर हो रही है, हेल्थ भी कवर हो रही है। पर अगर मैं मेरे क्षेत्र के लिए देखूँ तो हेल्थ और एजुकेशन मेरा फोकस रहेगा। सबसे पहला जैसे पानी, यूथ एम्पावरमेंट, क्योंकि अगर आप देखें तो अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि जो 75% से ज़्यादा वोटर्स जो हैं वो अराउंड 42 ईयर्स से बिलो हैं, तो उसे हम यूथ मानते हैं। तो अगर हम यूथ को एम्पावर करेंगे तो हम सिर्फ हमारे एरिया की नहीं, पूरी जो कंट्री है उसके प्रोग्रेस में हम ज़रूर योगदान देंगे। आपने मैम ये जो बताई सारी बातें यूथ के लिए, रामलाल जी शर्मा भी यूथ हैं और वो भी कहते हैं कि यूथ के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो सर मैम आपको क्यों चुनेंगे लोग? हमें इसलिए चुनेंगे क्योंकि अगर वो देखते हैं कि ये महिला पिछले कितने सालों से हमारे बीच में आ रही है, इसने कितने बेसिक मुद्दे उठाए हैं और धरातल पे काम किया है। जब मैं राजनीति से नहीं जुड़ी थी, जब मैं सामने राजनीति में नहीं आई थी, तब भी मैं चौमू की करीब करीब हर पंचायत और करीब करीब हर गांव के सरकारी स्कूल में जा चुकी हूँ इतने सालों में। हमारे प्रयास फाउंडेशन द्वारा, हमारा कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं रखते हुए भी, प्रयास फाउंडेशन द्वारा हम जो पुअर जो भी किड्स थे उनको हमने चौमू में करीब करीब 12-13 हज़ार से ज़्यादा हम स्वेटर्स बांट चुके हैं सीज़न में, जिनके पास भरी सर्दी में वो लोग एक फटा हुआ शर्ट पहन के आते थे। बहुत सारे मजदूर वर्ग के ऐसे बच्चे थे। हम लोगों ने जाके छोड़ो लाज खुलकर करो बात, ये अभियान भी चलाया है, वो चल रहा है अभी। सैनिटरी नैपकिन्स का, मेंस्ट्रुअल हाइजीन का, जो अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हर लड़की के लिए। हर महीने में कुछ दिन ऐसे निकलते हैं तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसे हम नकार नहीं सकते हैं। तो हम धरातल पे काम कर रहे हैं और जनता इसका जवाब देगी, और जनता ही हमें सपोर्ट कर रही है। जनता के ही हम एनकरेजमेंट पे इस फील्ड में हमने आने का सोचा है। महंगाई राहत शिविर कैंप लग रहे हैं अभी, क्या आप जा रहे हैं उनमें? बिल्कुल, महंगाई राहत शिविर कैंप जो हमारी शुरुआत हुई थी उसमें भी हम लोग गए थे और हम लोगों को उसके लिए अवेयर भी कर रहे हैं। शिविर में जाकर भी, वैसे भी हम लोग जो भी गाँव ढानियों में घूमते हैं हम उनसे पूछते हैं कि हाँ आपने रजिस्ट्रेशन कराया क्या। हालांकि जो चौमू है, चौमू का जो पंजीकरण है वो नंबर 1 पे चल रहा है पूरे स्टेट में। बहुत सारे लोग पंजीकरण करा चुके हैं, फिर भी कुछ लोग रह जाते हैं, कुछ लोगों को कुछ पेपर्स के इश्यूज़ रहते हैं कि उन्हें कंप्लीट नहीं है, तो उनको हम उसके लिए मोटिवेट कर रहे हैं। तो आप मानते हैं कि महंगाई राहत कैंप से जनता को राहत मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। हमारा तो कृषि प्रधान एरिया है, यहाँ पर अगर आप कोई भी गाय या भैंस के मरने पर अगर उसका बीमा कर रहे हैं तो एक बेचारे गरीब परिवार को क्या चाहिए। वरना जो लंपी डिजीज़ आई थी उस पर बहुत इकोनॉमिक नुकसान हुआ लोगों का, तो बहुत लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। बिजली है, हर थोड़ी देर में हमें पंखा बंद हो जाएगा तो हमें बिजली की याद आएगी, बिल की याद आएगी। इसलिए बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो सरकार ने की हैं और लोगों को राहत पहुंच रही है। आप एक डॉक्टर हैं तो राइट टू हेल्थ बिल को किस तरह से आप देखते हैं एज ए डॉक्टर? मुझसे ये क्वेश्चन पहले भी किया गया है। तो राइट टू हेल्थ बिल, उसमें बहुत अच्छा बिल है। जनता की हेल्थ का राइट, जैसे एजुकेशन का राइट है, हेल्थ का राइट हमारे पास है। हम जनता की बात क्यों करें, हम भी जनता का ही एक पार्ट हैं। तो उसमें कुछ खामियां ज़रूर थी, क्योंकि हमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को बैलेंस करना ही पड़ेगा, तभी हमारी स्टेट या कंट्री प्रोग्रेस कर सकती है। तो उसमें कुछ खामियां थी जिसके साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था, और वो कमियां सरकार के आगे रखी गई। बहुत सारे डॉक्टर्स ने, हमने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी से हूँ, जिसने मुझे जो बनाया है, मैं उसके साथ बिल्कुल रहूँगी अगर वो जायज़ है डिमांड तो हमने उन कमियों को सरकार के आगे पेश किया। कुछ वार्ताएं भी हुई, थोड़ा लंबा चला लेकिन कुछ वार्ताएं भी हुई, और अल्टीमेटली दोनों जो पार्टीज़ थी उन लोगों ने समझा कि कहाँ हम लोगों को एडजस्ट करना है और कौन सी चीज़ जायज़ है। सरकार ने वो किया कि जिन लोगों ने सरकार से ज़मीन ली है या ऐसा है, वो लोग राइट टू हेल्थ का फ़िलहाल पार्ट बने और उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके राइट टू हेल्थ बिल को फिर उसे उतार दिया जाए। पर उसमें यह है कि प्राइवेट सेक्टर सर्वाइव कर सके। हमें ये विरोध हुआ था उस बिल का, उस समय क्या आप विरोध में शामिल थे या फिर अपनी पार्टी के नेताओं के साथ थी, पार्टी के साथ थी?
मैं इस बात को छुपाना नहीं चाहूँगी, मैं विरोध में शामिल थी और मैंने हमारे पार्टी के नेताओं और आगे भी ये बात पहुंचाई थी कि हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें सभी की डिमांड्स को हम कंसिडर करें और जो जायज़ मांगे हैं उन पे हम विचार कर उनको मॉडिफाई करके हम इस बिल को अगर आगे उतारते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस विरोध में डेफिनेटली शामिल थी और सरकार और डॉक्टर्स के बीच में एक कड़ी भी बनी थी। मेडिकल फील्ड ऐसा है कि सेवा का ये क्षेत्र है, लेकिन लोगों ने इसको एक धंधा बना लिया, सिर्फ पैसे कमाना यहाँ से चाहते हैं। और लॉकडाउन में अब हमने खूब देखा कि खूब कालाबाजारी भी, ऑर्गन्स की ब्लैक मार्केटिंग भी हुई थी। उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो सिर्फ कालाबाजारी कर रहे हैं, खूब पैसा छाप रहे हैं, सिर्फ सेवा करने का कोई उद्देश्य नहीं उनका? बिल्कुल, देखिए कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी बिजनेस हो, आपको कुछ ऐसे % लोग मिलेंगे जो गलत कार्य कर रहे हैं, पर उसके लिए आप पूरी कम्युनिटी को दोष नहीं दे सकते। जैसे पुलिस है, पुलिस ने कोविड में कितना अच्छा काम किया। लोग अपने घर से दूर रह के, सब कुछ दूर रह के, वो लोग सड़कों पे जहाँ पे कोई निकलना पसंद नहीं कर रहा था, निकलने से डर रहा था, वो लोग काम कर रहे थे। पर हम कहते हैं पुलिस तो ख़राब है, पुलिस तो करप्ट है। कुछ लोग हैं, उनके लिए, उनकी वजह से हम पूरे उस पर धब्बा नहीं लगा सकते हैं। कोविड में मैं खुद का आपको अगर बताती हूँ तो हॉस्पिटल में ही हमने रेजिडेंस बना रखा है। हम लोग जब कोविड का 23 मार्च को जब ये डिक्लेयर हुआ था लॉकडाउन, उसके जस्ट नेक्स्ट डे हम हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गए थे। मैं और मेरे हस्बैंड, हमने हमारे बच्चों को नानी के पास भेजा। हॉस्पिटल में शिफ्ट होने का कारण 2 थे। एक ये था कि हमारे स्टाफ को डर लगा कि हम तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ढाणी में कहते हैं कि तुम तो हॉस्पिटल जाके आए हो, हमारे कोरोना फैला दोगे। विरोध हो रहा था तो उन्हें ये लगे कि हाँ, हमारे खुद के, जब बराला हॉस्पिटल में से डॉक्टर शिखा, डॉक्टर अमित खुद हॉस्पिटल में रह रहे हैं, आईसीयूज़ के राउंड ले रहे हैं, तो वो क्यों ना आए। तो उन्हें हमें मोटिवेट करना था। दूसरा, जो पेशेंट्स इमरजेंसी आ रही थी, क्योंकि गायनेकोलॉजी हमारी ऐसी ब्रांच है, डॉक्टर साहब का एक्सीडेंट्स वगैरह का ऐसी ब्रांच है कि हमें इमरजेंसी डील करनी पड़ती है। हमने 6 महीने लगातार हॉस्पिटल में रह के काम किया। सिंगल डे हमने छुट्टी नहीं ली उस पीरियड में। और जैसी भी इमरजेंसीज थी उनको ये कह के कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को हमने ट्रीट किया है हमारे ब्रांचेस के हिसाब से, आईसीयूज़ में राउंड लेना। तो हमारे जैसे ही बहुत सारे डेडिकेटेड हमारी फैकल्टी है, हमारे कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, जिन लोगों ने काम किया है, और मैं फिर से उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि सब लोगों ने मिलकर जो काम किया, तो हम उस चीज़ से नुकसान हुआ पर उबर पाए। तो इसलिए सारी कम्युनिटी पे ये दोषारोपण करना वो ठीक मुझे नहीं लगता। प्रदेश की अपन कांग्रेस पार्टी की बात करें वर्तमान में, तो पेपर लीक हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है। ये मीडिया या फिर भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, ये एक सरकार के मंत्री कह रहे हैं। तो मैम, ये 4-4.5 साल का जो पूरा कार्यकाल हुआ, इस कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो जैसे अभी हमने बात की थी कि राज्य सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, अभी जो लेटेस्ट महंगाई राहत कैंप्स हैं, तो जो बिल्कुल अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक इन चीज़ों का फ़ायदा पहुंच रहा है। बात अगर आप पेपर लीक का करते हैं तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और ये युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। इस पे सरकार ने काफ़ी कदम उठाए भी हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और अभी भी इसमें इंक्वायरीज चल रही हैं। और हम भी उसी सरकार के एक कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा भी यही मत रहता है कि जो भी स्ट्रिक्ट एक्शन हो, जो भी जायज़ एक्शन हो, वो ज़रूर लिया जाए, क्योंकि यही युवा हैं जो आगे किसी भी तरीके से हमारे समाज का भविष्य बनेंगे, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, चाहे प्रोफेशनल तौर पे हो। तो इसके लिए सरकार एक्शंस ले रही है और आगे भी लिए जाएंगे। जहाँ तक आप कह रहे हैं सरकार के कुछ नेताओं की बात, तो उसमें ऐसा है कि अगर जहाँ 100 लोगों का ग्रुप है या जहाँ और भी ज़्यादा बड़ा ग्रुप है, तो कुछ विरोधाभास आएंगे, पर उन लोगों को डील कर लिया जाता है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, आपस में बातचीत से सारी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। कांग्रेस में भी उठापटक चली हुई है, विधायक भी गुटों में बटे हुए हैं और उनके कार्यकर्ता हैं वो भी गुटबाजी में भी बटे हुए हैं, गुटों में बटे हुए हैं। तो आपसे पूछो, आप कौन से गुट से आते हैं? पायलट गुट से हैं, गहलोत गुट से? ये है एक जर्नलिस्ट का मसालेदार सवाल। तो इसमें ऐसा है कि मैं कांग्रेसी हूँ, जन्म से कांग्रेसी हूँ, जब से कांग्रेस को जानती थी तब से कांग्रेसी हूँ। मैं कोई गुट से नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता कोई गुटबाजी ऐसी चल रही है। मतभेद होना कोई भी लोगों का जो ग्रुप होगा उसमें नेचुरल है, आप कभी भी इस चीज़ से बच नहीं सकते। रसोई में महिला बर्तनों को भी साथ रखती है, वहाँ बर्तन भी बजेंगे। तो जहाँ बहुत सारे लोग होंगे वहाँ मतभेद होंगे, पर उनको
सॉल्व किए जाने की कवायद चल रही है, चलती रहती है, और ऐसा कोई मेजर मतभेद नहीं है कि वो इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी के नेगेटिव जाए या फिर नेतृत्व को लेके कोई भी डाउट हो। ये सॉल्व हो चुके हैं, आला कमान भी कह चुका है। और जहाँ तक गुट की बात है, ऊपर वाले जो लोग हैं जिनकी भी आप बात कर रहे हैं, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, उन लोगों ने भी गुटबाजी को कभी प्रमोट नहीं किया। तो हम भी कार्यकर्ता होने के नाते और अभी जो हमें नई जिम्मेदारी मिली है उसके नाते हम लोगों को एकजुट रखना ही उसी के लिए मोटिवेट फील्ड में भी लगातार जा रही है, क्या फीडबैक मिल रहा है? पायलट साहब मुख्यमंत्री है, आप बने या गहलोत साहब, फीडबैक तो मिल रहा होगा ना वहाँ से? अगर हम इस बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे और हम इसे बढ़ावा ही नहीं देंगे तो उस बारे में बातचीत ही नहीं होगी फील्ड में। नहीं, मुझे लगता है अगर हम मानते हैं कि हमारा जो टॉप लेवल है वो चीज़ डिसाइड कर ले और हम उन पे डिस्कशंस ना करें तो वो बेटर है पार्टी की मजबूती के लिए। आप इस चीज़ से एकदम हम पार्टी को बांटना नहीं चाहते, हम पार्टी को जोड़ना चाहते हैं। तो हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करना चाहेंगे जो पॉजिटिव हों और जो पार्टी को जोड़ कर रखें। आप चौमू विधानसभा से विधायक की दावेदारी कर रही हैं, और भी कई नेता हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद है टिकट मिलेगी? कितने आश्वस्त हैं? मैंने 2001 में पीएमटी का एग्ज़ाम दिया था। ठीक है। उसे भारत में सबसे टफ एग्ज़ाम्स, टफ कॉम्पिटिशन्स में माना जाता था। लाखों बच्चे बैठते हैं और हर बच्चा अपनी मेहनत करता है, लिमिटेड सीट्स हैं। तो मेहनत करना, महत्वाकांक्षाएं रखना, कोशिश करना सब कर सकते हैं, और लास्ट में अपनी मेहनत के और थोड़े बहुत अपनी लक के हिसाब से किसका नंबर आता है वो टाइम पर छोड़ते हैं। आश्वस्त हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मेरी मेहनत पे भरोसा, इसीलिए मैंने पीएमटी के एग्ज़ाम का आपको वहीं से उसका एग्जाम्पल दिया। मुझे पूरा भरोसा है, पूरी कर्तव्य निष्ठा से मैं अपना काम कर रही हूँ, और इन्हीं लोगों में मैंने 10 साल तक काम किया है। मेरे पूरे परिवार ने काम किया है। मेरे जो ससुर जी हैं डॉक्टर ग्यारसी लाल जी बराला, वो पिछले 40 साल से यहाँ लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हर घर में उनको जाना जाता है। इसलिए जो आपका जो इकोनॉमिक जो आप बता रहे थे कि उस बेसिस पे एंट्री हो रही है, तो उस चीज़ को हम नकार सकते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी को हर घर में लोग जानते हैं। तो उन्होंने इतना काम किया हुआ है कि उनकी विरासत और हमारी मेहनत मिलके ज़रूर हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएगी, और हम आश्वस्त हैं इसके लिए। मैम, राजस्थान में 30-35 सालों से ये ट्रेंड चल रहा है कि हर 5 साल बाद सरकार बदल रही है। इस बार क्या लगता है 2023? इस बार रिकॉर्ड बनेगा। इस बार कांग्रेस रिपीट होगी, ज़रूर रिपीट होगी। कांग्रेस बहुत मजबूत है और मैं सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे कंसंट्रेट करना चाहती हूँ। इसलिए कांग्रेस की मजबूती, कांग्रेस की कल्याणकारी नीतियाँ, कांग्रेस का इस बार जो कुछ बदला हुआ ढांचा है, जो कर्नाटका में भी हमने विटनेस किया, तो कुछ नई नीतियों पे कांग्रेस काम कर रही है पहले से, और सुधार होगा भी हमने विटनेस किया। तो कुछ नई नीतियों पे कांग्रेस काम कर रही है पहले से, और सुधार होगा, टिकट वितरण में भी होगा। तो कांग्रेस डेफिनेटली रिपीट होगी इस बार। आप मैम राजनीति में है, वो राजनीतिक आदर्श आपका? राजनीतिक आदर्श इंदिरा गांधी। वर्तमान में जो मैम एक्टिव पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं उनमें से कोई प्रदेश में? फ़िलहाल मैंने जिस हिसाब से बायोग्राफीज़ पहले पढ़ी हैं, तो मैंने जो वर्तमान में जो लोग हैं उनकी बायोग्राफीज़ नहीं पढ़ी हैं, इसलिए मैं उनसे थोड़ा ज़्यादा वो रहती हूँ, हफ्ते ही रहना है फ़िलहाल। हम कोई संदेश प्रदेश की जनता को आप देना चाहें? प्रदेश की जनता नहीं, चौमू के क्षेत्रवासी। चौमू की जनता, प्रदेश की जनता, सब जगह जनता एक ही है। तो जनता को मुझे ये है कि आप, ज़माना बदल रहा है, शिक्षा आ रही है, तो आप अपना वोट दें। वोट हमारा लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है। लोकतंत्र की हम डेफिनेशन पढ़ते थे, जो हमारी सरकार है, फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पीपल, बाय द पीपल होती है। तो आप अपने वोट को बहुत सोच समझ कर दें, कोई भी बहकावों में आकर नहीं दें। अपनी आँख कान सब खुली रखें, और जो लगता है आपको कैंडिडेट और पार्टी कि आपका विकास में वो लोग ज़रूर आपके लिए आगे रहेंगे और पूरे 5 साल आपके लिए काम करेंगे, तो उनको आप ज़रूर वोट दें। तो जैसा कि आपने देखा, हमने डॉक्टर शिखा मील बराला जी से बात करके अच्छा लगा। एजुकेटेड वुमन है और चौमू विधानसभा में नए परिवर्तन की बात कर रही हैं और टिकट के लिए पूर्ण आश्वस्त नज़र आ रही हैं। अभी पीसीसी सचिव की नई जिम्मेदारी दी गई है, तो देखते हैं 2023 में क्या होता है। क्या इनको टिकट मिल पाती है, टिकट मिलती है क्या चुनाव जीत पाती हैं, और जिस प्रकार से दावा कर रही है 2023 में हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, क्या सरकार बन पाती है? तो देखते हैं 2023 में क्या होता है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू देश।